हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑडोंटोजेनिक केरोटिसिस्ट के बारे में। प्रॉपर्ली हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था ऑडोंटोजेनिक सिस्ट का, जिसमें ऑलरेडी टू टाइप्स, जो टू कॉमन मोस्ट सिस्ट है ऑडोंटोजेनिक, वो डिस्कस हुए थे। थर्ड सिस्ट जो है उसको ऑडोंटोजेनिक केरोटिसिस्ट कहा जाता है, एंड इट इज़ द थर्ड कॉमनेस्ट सिस्ट ऑफ ओरल कैविटी। सही है, थोड़ा सा इसको इसकी डिफिनीशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑडोंटोजेनिक केरोटिसिस्ट इज़ डेवलपमेंटल ऑडोंटोजेनिक सिस्ट। सिंपल इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो सिस्ट है ये टू डेवलपमेंट के प्रोसेस से ऑडोंटोजेनेसिस से रिलेट करती है। सही है, और ये किसी न किसी तरीके से जो डेवलपमेंटल सिस्ट होते हैं उनके साथ ये रिलेट करती है, या जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। स्पेसिफिकली डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब ये था कि प्रोसेस ऑफ ऑडोंटोजेनेसिस में आपको जो सेल्स नज़र आते हैं, तो जब आप इस सिस्ट के हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे तो उसी तरह या सिमिलर सेल्स जो है वो आपको इस सिस्ट में नज़र आएंगे। मतलब कि इस सिस्ट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो उसी तरह होती है, इनमें इसी तरह के सेल्स पाए जाते हैं इन सिस्ट में, जो है या ऑडोंटोजेनेसिस के प्रोसेस में आपको नज़र आते हैं। मतलब कि टू डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो सेल आपको नज़र आते हैं, तो उसी तरह के जो सेल्स होते हैं वो आपको ऑडोंटोजेनिक केराटोसिस में भी नज़र आते हैं। तो इसी तरह ये शो करता है या प्रेजेंट करता है या जस्टिफाई करता है कि ये जो सिस्ट है इसकी नेचर जो है वो डेवलपमेंटल ऑडोंटोजेनिक सिस्ट की है। सबसे कॉमन या इम्पॉर्टेंट बात या जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें होता है वो रीअकरेंस का होता है। यहाँ पर आप देखिए रीअकरेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि इसमें थोड़ी सी न्यूप्लास्टिक करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। ये जो सिस्ट है वो एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोलाइफ्रेशन होती है, ग्रोथ इसमें फास्ट होता है, इसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड देन आपको इसमें रीअकरेंस, अगर आप इसकी इनकम्प्लीट रिमूवल करते हैं, इनकम्प्लीट का सिंपल मतलब ये होता है कि कंप्लीटली आपने इस सेल को रिमूव नहीं किया तो ये जो सिस्ट है ये वापस आ जाएगा, इसमें रीअकरेंस होती है। सही है। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल जो इसकी मेजर अपीयरेंस है या मेजर इसकी वो है, वो ये दो तरह के सेल्स है। एक इसमें पैराकेराटिनाइजेशन होती है, पैराकेराटिनाइज सेल पाए जाते हैं। मोस्टली जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी जो सेल्स होते हैं उसमें अर्थोकेराटिनाइज्ड भी है, पैराकेराटिनाइज्ड भी है। अर्थोकेराटिनाइज वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियाई जो होता है वो कंप्लीटली डिग्रेड होता है। सही है। लेकिन पैराकेराटिनाइज ऐसे सेल्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियाई होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पाइक्नोटिक होता है। पाइक्नोटिक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा श्रिंक होता है, नॉर्मल हालत में नहीं होता, लेकिन कंप्लीटली इस न्यूक्लियाई की डिग्रेडेशन नहीं होती। और ये जो न्यूक्लियाई होता है, ये जो बेसल सेल्स होता है या जो सरफेस मेम्ब्रेन होता है, वो उसी के क्या होता है, प्रेजेंट होता है उसी के पास। मतलब कि ये जो न्यूक्लियाई है ये कंप्लीटली डिग्रेड नहीं है, लेकिन इसमें पार्शियल डिग्रेडेशन होती है, एंड इट्स अ पाइक्नोटिक न्यूक्लियाई, श्रिंक्ड न्यूक्लियाई सिंपल आप इसको कह सकते हैं। एंड देन ये दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है कि इसमें अमीलोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैलेसेटेड अमीलोब्लास्ट लाइक बेसल सेल्स। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं अगर आप देख लें तो इनकी अपीयरेंस फेंस की तरह होती है। किसकी तरह होती है? फेंस। ये इसी तरह इनकी अपीयरेंस होती है जो मैंने आपको ड्रा की। अब यहाँ पर पैल्सेटेड का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियाई को होना चाहिए सेंटर पे, लेकिन जो बेस्ड मेम्ब्रेन होता है या जो उसमें इसके अवे ये चले जाते हैं, इस मेम्ब्रेन के अपोजिट में न्यूक्लियाई क्या कर लेते हैं, मोमेंट कर लेते हैं। न्यूक्लियाई को जहाँ पर सेंटर में होना चाहिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जो इसकी बेसल या बेस मेम्ब्रेन होती है या जो इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसके अपोजिट ये मोमेंट करते हैं न्यूक्लियाई, और ये आपको फेंस लाइक अपीयरेंस देते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप ऑडोंटोजेनिक सिस्ट के बारे में, तो ये केराटिनाइज सिस्ट में सबसे कॉमन है। केराटिनाइज सिस्ट में क्या है, सबसे कॉमन है। और अगर आप इसको इस तरह देखते हैं कि ये ऑडोंटोजेनिक, तो ऑडोंटोजेनिक सिस्ट में ये थर्ड कॉमनेस्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये थर्ड कॉमनेस्ट सिस्ट है ऑडोंटोजेनिक सिस्ट में। अच्छा जी, इसकी आप जो इसकी इम्पॉर्टेंट रिकग्नाइजेबल फीचर है जिससे आप इस सिस्ट को रिकग्नाइज करते हैं, तो वो रीअकरेंस है। अगर आप इस सिस्ट की कंप्लीट रिमूवल नहीं करते तो ये क्या करती है, ये सिस्ट ये रीअकर होती है, ये वापस आ जाती है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रोथ कर लेती है। सही है, मतलब कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई विदाउट सिम्टम्स। सही है, सिम्टमलेस। कभी कभी इसमें सिम्टम्स होते हैं, सिम्पटोमेटिक ग्रोथ होती है। सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये विदाउट सिम्टम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये विदाउट सिम्टम्स क्या होते हैं, रीअकर इसकी होती है।
एंड समटाइम्स सिंड्रोमिक रिप्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ये किसी स्पेसिफिक जो सिंड्रोम्स होते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ होते हैं, उनके साथ भी किसी भी सिंड्रोम्स के साथ या किसी भी सिस्टमिक डिजीज़ के साथ ये लिंक्ड में पाई जाती है। मतलब कि अगर किसी को सिस्टमिक डिजीज़ है, वो सिंड्रोम है, तो प्रॉपरली उसकी जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है या ओरल मैनिफेस्टेशन होती है वो ओडोंटोजेनिक केरोटोसिस के फॉर्म में होती है। अच्छा, द नेम ऑफ द सिस्ट इंडिकेट दैट इट्स एपिथेलियल लाइनिंग केराटिनाइजेस। यो सिस्ट है तो आपको पता चल रहा है कि जिसकी एपिथेलियल लाइनिंग है या जिसकी मेम्ब्रेन्स है सिस्ट की, वो केराटिनाइज्ड है। क्या है? केराटिनाइज्ड है। सही है, बट दिस इज़ नॉट द स्पेसिफिक, इसकी डिफ्रेंसिएशन या डिफरेंशियल डायग्नोस के लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि इस तरह के मल्टीपल सिस्ट होते हैं जिसमें केराटिनाइजेशन पाई जाती है। सही है, एक्सटेंट्स डिफरेंट होता है। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि कुछ सिस्ट में जो केराटिनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सिस्ट में वो केराटिनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जिस तरह ने एग्जाम्पल दी है कि आर्थो केराटिनाइज सिस्ट भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो फोकल केराटिनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है, माइनर होती है, माइनर फोकल केराटिनाइजेशन होती है इसमें, और वो जो है वो अदर ओडोंटोजेनिक सिस्ट की भी रिप्रेजेंटेशन है। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट के लिए केराटिनाइजेशन ये वाहिद रिप्रेजेंटेटिव फीचर या डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है, क्योंकि इसी तरह के केराटिनाइजेशन या आर्थो केराटिनाइजेशन जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट में पाई जाती है। सही है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इन्होंने सबलिंगुअल डर्मेटाइड सिस्ट की एग्जांपल दी है। सही है कि ये भी एक केराटिनाइज सिस्ट है और इसमें हैवी केराटिनाइजेशन मौजूद होती है, लेकिन चूंकि ये सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है, सही है, और ओकेसी जो है वो हार्ड टिश्यू सिस्ट है, तो ये रेडियली डिफ्रेंशिएटेड है। सही है। अब आगे दे रहे हैं कि केराटिन जो होती है स्पेसिफिकली वो इस सिस्ट की जो ल्यूमन होती है या जो सेंटर होती है इस सिस्ट का जो सेंटर होता है उसको फिल करती है। ये सेंटर या ल्यूमन जो पार्ट होता है उसको क्या करती है, उसको ये फिल करती है, और ये आपको बिल्कुल ब्राइट वाइट नज़र आएंगे जब आप इसको एक्सपोज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे। एंड दिस इज द इंडिकेटिंग फीचर, द डायग्नोस्टिक फीचर फॉर विच काइंड ऑफ सिस्ट, फॉर ओकेसी और ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। और ये कहते हैं कि फर्दर ये कन्फर्मेशन इसलिए होती है कि जब आप इसके वो देखते हैं फंक्शन हो जाता है ये सिस्ट या ओपन हो जाता है तो आपको ये सब करेक्टरिस्टिक नज़र आएंगे, एंड देन इट कैन बी द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स फॉर ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। और आपने इसको पस या किसी और इन्फ्लिट्रेट सोल्यूशन के साथ क्या करना, कन्फ्यूज या मिस्टेकन आपने नहीं करना इसको। एंड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो वाइट हमने भी पढ़ा कि वाइट, ब्राइट वाइट आप इसको वो नज़र आते हैं जब ये सिस्ट फंक्चर हो जाता है, और आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने इसको मिस्टेकन नहीं करना किसके साथ पस होता है या एनी अदर सोल्यूशन होता है, आपने इसको मिस्टेकन नहीं करना उनके साथ। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं इस सिस्ट की, तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, सही है, एज ग्रुप सबसे पहले डिफाइन कर ले तो 20 to 30 जो है ये इसकी एज ग्रुप है। क्लिनिकल फीचर्स इसकी डायग्नोस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। यही पॉइंट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं MCQs में या SQs में। सही है। दूसरी जो इसकी मेन पॉइंट इसमें है वो ये है कि भाई कौन सी एरिया ओरल कैविटी की ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होती है, तो मैंडिबल इज़ यूजुअली मोर अफेक्टेड। सही है। 50% जो सिस्ट होती हैं वो मैंडिबल में होती है, और मैंडिबुलर कौन सी एरिया में होती है भाई, लोअर रेमस। सही है, पोस्टीरियर बॉडी ऑफ लोअर रेमस, ये जो है वो मोस्टली जो अफेक्टेड पार्ट है या अफेक्टेड एरिया है मैंडिबल का ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट से। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज सिस्ट आर सिम्टमलेस, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं, सही है, या ये इन्फेक्टेड हो जाती है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है, सही है, तो ये फिर क्या होता है, आप इसको ये सिम्टम्स क्रिएट कर लेता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ सिम्टमलेस सिस्ट। रेडियोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं इस सिस्ट की, तो रेडियोग्राफिकल फीचर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डायग्नोस में। सबसे पहले इसमें जो है वो वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंट एरियाज हैं। सही है। इसकी जो आप कह सकते हैं कि राउंडेड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री में इसकी प्रॉपरली वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंट एरियाज आपको नज़र आएंगे एक्सरे में। सही है। दूसरी बात ये कि इसकी जो मार्जिन्स होती है, जिस तरह मैंने इसमें ड्रा की ए वाले सिस्ट में, और बी वाले सिस्ट को मैं थोड़ा सा इसी तरह ड्रा करता हूँ। सही है। तो ये दोनों इसकी मार्जिनल रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसको हम कहते हैं राउंडेड, इसको हम कहते हैं स्केलोप्ड। सही है। स्केलोप्ड मार्जिन्स बी नंबर एंड राउंड मार्जिन्स, तो आपको ये राउंड में भी नज़र आ सकते हैं एक्सरे में, एंड स्केलोप्ड इसके मार्जिन्स भी नज़र आ सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें ये है कि भाई यूनिलोकुलर
आर मल्टीलॉकुलर। तो दोनों करेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं। यूनिलॉकुलर का मतलब ये कि सिस्ट जो है वो कंप्लीटली एक ही कैविटी से कन्फाइंड है, मतलब कि उसमें एक ही कैविटी है, सिस्ट एक ही कैविटी से बनी है। मल्टीलॉकुलर का मतलब ये होता है कि सिस्ट की जो मेन बाउंड्री है वो तो एक है, लेकिन इसके अंदर आपको छोटे छोटे और भी इसी तरह के सिस्ट नज़र आ सकते हैं रेडियोग्राफ में, सही है। और इस वाले कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीलॉकुलर, 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 सही है। और ये जो ए वाला है या पहला वाला है इसको हम कहते हैं यूनिलॉकुलर, एक ही लॉक्यूल्स इसकी है। समझ में आई बात। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इनिशियली तो इसमें एक्सपेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती मेडुलर रीजन में, स्पेसिफिकली बोन की। लेकिन वंस अगर ये मेडुला में इन्वेड हो जाता है तो फिर ये पूरी मेडुलरी जो रीजन होता है उसको कम्प्लीटली कवर करता है। क्या कर लेता है? कम्प्लीटली कवर कर लेता है, और वो जो एरिया है वो कम्प्लीटली सिस्ट से रिप्लेस हो जाती है। इनिशियली मिनिमल एक्सपेंशन है, मिनिमल स्प्रेड है, बट वंस इट गेट इन्वेड द मेडुलर रीजन फिर ये कम्प्लीटली इसको रिप्लेस करता है। पैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं। पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन वियर, कहाँ पर ये म्यूटेशन मोस्टली होती है? म्यूटेशन होती है इसकी जीन में। कौन से जीन में? इसको हम कहते हैं ट्यूमर सुप्रेसर जीन, सही है। स्पेसिफिकली इसको क्या कहते हैं हम? इसको ट्यूमर सुप्रेसर जीन। ट्यूमर सुप्रेसर जीन के क्रोमोसोम नंबर 9q, यहाँ पर क्या होती है? डिलीशन होती है। क्या होती है? डिलीशन। किसकी डिलीशन होती है? सीक्वेंस की डिलीशन होती है। जब इस सीक्वेंस की डिलीशन होती है तो उससे ये होता है कि जो सुप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्यूमर की या सिस्ट की वो ख़त्म हो जाती है, और ये अल्टरनेटिवली फिर अफेक्ट करता है ग्रोथ पे। जब ये होता है तो एक्सेसिव ग्रोथ होती है। क्या होती है? एक्सेसिव ग्रोथ। जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन था वो क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। अब वो अपना काम नहीं कर सकता, वो सिस्ट और ट्यूमर को सुप्रेस नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो यहाँ से फिर मसला ये होता है कि एक्सटेंसिव प्रोलाइफरेटिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? हाई ग्रोथ होती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, और ये जो ट्यूमर है वो कम्प्लीटली जाग को, मेडुलरी रीजन को कम्प्लीटली क्या कर लेता है भाई? कम्प्लीटली उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इस सिस्ट की एक ये भी बहुत वो कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूप्लास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है। इनिशियली क्या हुआ था? इनिशियली इनको पहले फिर न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर्स में उनको क्या किया गया था? क्लासीफाई किया गया था। इसकी प्रपोज हुई थी कि आप इसको न्यूप्लास्टिक ट्यूमर में क्लासीफाई कर, लेकिन बाद में जब रिसर्च आई तो कह दिया कि ये ट्यूमर तो नहीं है, ये है सिस्ट, बट इसमें ट्यूमर वाली रीअकरेंस कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मौजूद होती है, सही है। और इसलिए कि यहाँ पर इनएक्टिवेशन होती है ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन की, ये प्रॉपरली जीन को टारगेट करता है, और इस जीन में क्या क्या होता है? ट्यूमर जो सुप्रेसिंग क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रोलाइपरेशन होता है। तो जब जीन काम नहीं करता तो इस वजह से वो रीअकरेंस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली या परमानेंटली इस जीन को क्या कर लेता है? टारगेट कर लेता है, इनएक्टिवेट कर लेता है। तो ये फिर अगर आप इसके ट्रीटमेंट कर भी लेते हैं तो फ्यूचर में ये जीन जो होता है वो काम नहीं करता, तो जो रीअकरेंस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सुप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्यूमर की वो जीन ख़त्म हो गई है बॉडी से या उस स्पेसिफिक एरिया से। हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो सिस्ट की वाल जो होती है वो फाइब्रस होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनइन्फ्लेम्ड होती हैं। सिल्स जिसमें हमने पहले एक्सप्लेन किया पैराकेराटिनाइज सिल्स होते हैं, एंड जो बेसल लेयर होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या कोलोमर सिल्स जो होते हैं वो पहले सेटेड होते हैं, फेंस लाइक अपीयरेंस देते हैं। जो इनकी न्यूक्लियाई होती है वो अपोजिट बेसल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सही है। वाल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड आइलैंड की तरह नज़र आएंगे, सही है। कभी वाल्स अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मिनरलाइजेशन हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी मिनरलाइजेशन हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी मिनरलाइजेशन हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी मिनरलाइजेशन हो गई। तो इसी हिसाब से ये आपको नज़र आते हैं। जिस तरह इसमें क्या होती है भाई? इसमें क्या होती है? इसमें आपको नज़र आती है आइलैंड की टाइप। किस तरह के टाइप? थोड़े से छोटे छोटे आइलैंड आपको नज़र आते हैं, सही है। अब ये जो आइलैंड होते हैं ये फिर फ्यूचर में क्या कर लेते हैं? फ्यूचर में ये खुद छोटे छोटे सिस्ट बना लेते हैं, और मल्टीलॉकुलर सिस्ट में ये एक ही जो छोटा सा सिस्ट होता है या डाटर सिस्ट होता है उसको बना लेते हैं फ्यूचर में। पहले ये छोटे छोटे आइलैंड होते हैं इस शेप में, एंड देन ये फिर इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट एंड रीअकरेंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो सिंपल इन्यूक्लिएशन जो हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन पढ़ा था सिस्ट के लिए, जो सिंपल इन्यूक्लिएशन जो है वो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन है, सही है। लेकिन
आप इसको प्री ऑपरेटिव डायग्नोस मुश्किल है बहुत ज़्यादा, इसकी प्री ऑपरेटिव डायग्नोस। तो प्री ऑपरेटिवली आप इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, तो रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर आपने प्री ऑपरेटिवली इसको डायग्नोस कर लिया प्रॉपरली, तो फिर आप प्रॉपर इसकी क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी एक्सीजन कर लेते हैं, सही है। लेकिन प्री ऑपरेटिवली इसकी डायग्नोस बहुत मुश्किल है। जब आप इसको आप इसकी सर्जरी कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये सिस्ट जो है, ये तो कौन सी सिस्ट है, केराटोसिस्ट है या ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है। अच्छा, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इसमें 50% जो रीअकरेंस केसेस है वो रिपोर्ट हुए अगर आप सिंपल ई न्यूक्लिएशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सीजन परफॉर्म करते हैं, उसको आप वाइड एक्सीजन इसकी परफॉर्म करते हैं, इस चैप्टर में आगे इसके लिए टेक्निक्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो फिर जो रेट होता है वो 2 to 3% तक डाउन हो 2 to 3% तक आ जाता है। मतलब पहले 50% था, लेकिन अगर आप टेक्निक मॉडिफाई करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर मॉडिफाई करते हैं, तो ये फिर 2 to 3% तक आएगा, सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनकी रीअकरेंस होती है वो ट्रीटमेंट के पहले जो 5 साल होते हैं उनमें रीअकरेंस बहुत ज़्यादा है उन 5 सालों में, लेकिन 40 साल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 40 ईयर्स तक इसकी रीअकरेंस हो सकती है, सही है। प्रॉपरली आपने इसको क्या करना है, फॉलो अप करना है, सही है। अच्छा, ये जो टेक्निक है, ये लास्ट वाली, ये इससे इसकी रीअकरेंस रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपने पहले एप्लीकेशन से आपने कॉर्निस सोल्यूशन लेनी है और इसको वॉल्स पे अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि जितने भी रिजिडुअल सेल होंगे, डीनेचर सेल्स होंगे, वो सारे ख़त्म होंगे, सही है। और अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 mm, सही है, ये क्या कर लेगा, ये इन डेप्थ जाएगा और किल करेगा डीनेचर टिश्यूज़ को, सही है। ये इनफ है कि फुल थिकनेस ऑफ वॉल्स को ये क्या कर ले, कम्प्लीटली ख़त्म कर ले। ये क्या है, ये इतनी इसमें कैपेबिलिटी है, इतनी इसमें स्ट्रेंथ है। तो जब आप ये करेंगे तो इससे फिर क्या होगा, अगर आप फिर ई न्यूक्लिएशन करेंगे या मार्स सुपलाइजेशन करेंगे, तो इसकी रीअकरेंस की जो रेट है वो डाउन हो सकती है, सही है। दूसरा, इसमें मार्स सुपलाइजेशन भी पॉसिबल है, इफेक्टिव है, सही है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, अप टू 20 मंथ्स तक ये टाइम ले सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर कोऑपरेटिव पेशेंट चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली आपके साथ कोऑपरेट करे जब तक ये इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होता। एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा टिश्यू रिमूव कर दिया, एक्सीजन कर दी, मार्स सुपलाइजेशन में टिश्यू रिमूव हो गए, ई न्यूक्लिएशन में मेजर पार्ट आप जो ओरल कैविटी है या जा है वो रिमूव हो गया, तो देन आप जा सकते हैं फिर ग्राफ्टिंग की तरफ, और ग्राफ्टिंग से फिर आप क्या कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शंस करते हैं जो लॉस्ट टिश्यू। होप सो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई है, और अगर आपको ये समझ आई है, अगर आपको ये फ्रूटफुल लगता है, तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच।